वही स्टूडेंट को गुड आफ्टरनून। यूजीसी नेट सरस्वती अकेडमी में आरटी और मैं एजुकेशन थ्योरी क्लासेस। आज की क्लास में बात करेंगे शोध के उपकरण। शोध के उपकरण क्या होते हैं? टूल्स ऑफ रिसर्च क्या होता है? शोध मतलब रिसर्च, ठीक है। तो शोध के उपकरण वही साधन है जिनकी मदद से शोध विषय से जुड़े डेटा को इकट्ठा किया जाता है, या कह सकते हो कलेक्ट किया जाता है, एकत्र किया जाता है और मापा जाता है और उसका विश्लेषण किया जाता है। तो इसमें कहने का मतलब है शोध के उपकरण क्या होते हैं? तो शोध से विषय से संबंधित आप जिन साधनों के माध्यम से डेटा एकत्र करते हैं, ठीक है, उन्हीं को जो है शोध उपकरण बोला जाता है। इसको दोबारा से पढ़िएगा, समझ में आएगा। शोध के उपकरण वे साधन हैं जिनकी मदद से, यानी कि जब आप डेटा एकत्र करते हैं तो जिनकी मदद से शोध विषय, यानी कि शोध विषय से जुड़े, यानी कि जो शोध आप कर रहे होते हैं तो उस विषय से जुड़े डेटा को इकट्ठा किया जाता है, मापा जाता है और उसका विश्लेषण किया जाता है। शोध उपकरण को इस्तेमाल कई क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे कि सामाजिक विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान और शिक्षा क्षेत्र में हो जाएगा। तो और यहाँ पे देखिएगा उपकरण है, यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पे ये चीज़ें आप देखिएगा। तो यहाँ पे अनुसंधान उपकरणों के प्रकार, या आप कह सकते हो शोध, ठीक है, ये रिसर्च है, ठीक है। तो ये एक प्रकार हो गया परिप्रेक्षाकार इंक्वायरी, ठीक है। तो इसके अंतर्गत ये आपका शोध के प्रकार हो गया। तो इसके अंतर्गत प्रश्नावली आता है, अनुसूची आता है, ठीक है, और चिन्हांकन मापनी आता है, प्राप्तांक पत्र आता है, अभिवृत्ति मापनी आता है, एक साक्षात्कार होता है, ठीक है, जो फेस टू फेस जो है मतलब टेस्ट होता है, जैसे कि एक ही व्यक्ति पर होता है, गुणात्मक होता है, ठीक है, जैसे टीचर होता है और ये आप हो गए और आपका इंटरव्यू हो रहा है, वाइवा हो रहा है, इस प्रकार से कह सकते हो। अवलोकन हो गया, ठीक है, ऑब्जर्वेशन, यानी कि अपने इंद्रियों के माध्यम से जो आप प्रत्यक्ष रूप से ऑब्जर्व करते हो, ठीक है, अवलोकन करते हो। अनियंत्रित और नियंत्रित होता है, समाज मिति होता है जो सामाजिक संबंधित होता है, मनोवैज्ञानिक परीक्षण होता है, उपलब्धि परीक्षण हो गया, ठीक है। उपलब्धि मतलब जैसे कि आपने किसी स्किल्स पे जो है ज्ञान अध्ययन किया, उपलब्धि हासिल करा, ठीक है। बुद्धि परीक्षण, अभियोग्यता परीक्षण, रुचि तालिका और जो है व्यक्तित्व तालिका। तो ये सारे टॉपिक्स इसके अंतर्गत आएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आप सभी स्टूडेंट। अनुसंधान उपकरण अनेक प्रकार के होते हैं जो मुख्य रूप से डेटा एकत्र करने और विश्लेषण करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो इतना आपको ध्यान रखना है। और यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि डाटा जो है दो तरीके से एकत्र किया जाता है। तो यहाँ से देखिएगा, तो प्राथमिक आंकड़े हो गए, ठीक है, द्वितीय या जो है गौड़ आंकड़े कह सकते हो, तो ये सेकेंडरी हो जाएंगे। और प्राथमिक आंकड़े यानी प्राइमरी या प्राथमिक कह सकते हो। तो प्राथमिक आंकड़े यानी कि क्या होते हैं, कैसे एकत्र किया जाता है। तो यहाँ पे देखना है आपको, प्राथमिक डेटा का मतलब है कि जानकारी को पहली बार एकत्र किया गया हो, ठीक है, यानी कि जो जानकारी होती है, ठीक है, उसको पहली बार जो है एकत्र किया गया हो तो प्राथमिक आंकड़े कहलाती हैं। यह कह सकते हैं किसी शोधकर्ता द्वारा पहली बार प्राप्त किया जाता है जो खुद से जानकारी, यानी कि शोधकर्ता जो अध्ययन कर रहा होता है, जो टेस्ट कर रहा होता है, ठीक है, पर्सन व्यक्ति या स्टूडेंट वाला कह सकते हो। तो वो जो है किसी शोधकर्ता यानी कि जो शोध कर रहा होता है जिस विषय पर, ठीक है, तो द्वारा पहली बार एकत्र किया जाता है खुद से जानकारी। जो खुद से जानकारी आप प्राप्त करते हैं, जैसे कि आप हैं, ठीक है, तो आप खुद से जो है जाकर के किसी घटना स्थल पे आप गए, ठीक है, तो आप खुद से जानकारी हासिल करा, वो आपका जो है प्राथमिक जो है आंकड़ा हो जाता है, ठीक है, डेटा हो जाता है, ठीक है। और यदि आपने जो है आपका दोस्त वहाँ पे घटना स्थल पे मौजूद है, आप नहीं गए, आप दोस्त के जरिए आपने पता करा कि वहाँ पे क्या हुआ, कैसे हुआ, तो ये जो है सेकेंडरी डाटा हो जाता है, ठीक है। जब इस प्रकार के आंकड़े स्वयं शोधकर्ता के द्वारा एकत्र किए जाते हैं, यानी कि प्राथमिक आंकड़े जो होते हैं ये मौलिक तथा प्रत्यक्ष होते हैं, यानी कि जो आप खुद से जाएंगे, खुद से एकत्र करेंगे डाटा, ठीक है, घटना स्थल पर मौजूद होंगे, या प्राचीन जिसे कह सकते हो, मतलब कोई मतलब तीर्थ स्थल पर आप गए तो वहाँ पे जो है आप जो है प्रत्यक्ष रूप से आप जा करके जो है वहाँ के जो है अध्ययन करा, ठीक है, तीर्थ स्थल का, तो जो है वो प्रत्यक्ष रूप से हो जाता है मौलिक। और इनका जो है संकलन शोधकर्ता कुछ वैज्ञानिक उपकरणों के द्वारा होता है। और इसमें पॉइंट्स कौन सा है, इसके बाद इसमें देखिएगा विशिष्ट शोध उद्देश्य के लिए एकत्र किया जाता है, जैसे कि सर्वेक्षण, ठीक है, सर्वेक्षण, अवलोकन, साक्षात्कार। तो ये जो है प्रत्यक्ष रूप से होता है, सर्वेक्षण, अवलोकन, ये गुणात्मक डेटा होता है। प्राथमिक जो होता है ये वो गुणात्मक नहीं होता, ये साक्षात्कार गुणात्मक होता है आपका, ठीक है। और इसमें क्या देखेंगे आप, द्वितीय गौड़ आंकड़े, ये आप देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखना है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पे द्वितीय आंकड़े या गौड़ आंकड़े के आंकड़े मतलब डाटा होता है, डाटा मतलब दस्तावेज या दत्त कह सकते हो, ठीक है। तो द्वितीय का आंकड़े का मतलब है, यानी कि द्वितीय सेकेंडरी डाटा का मतलब है, आंकड़े का मतलब है कि जानकारी को किसी और ने पहले ही एकत्र कर लिया है, यानी कि जो घटना स्थल पर जानकारी है किसी और ने एकत्र कर लिया है, आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, नहीं गए, ठीक है, आप दोस्तों से पूछा है, ठीक है, अदर पर्सन से पूछा, तो जाकर के आपने डाटा एकत्र किया, ठीक है।
एकत्र कर लिया और उससे बाद में इस्तेमाल किया जा रहा हो। द्वितीय डेटा आंकड़े अन्य शोधकर्ता द्वारा पहले से एकत्र डेटा से संबंधित होता है। प्राथमिक डेटा से प्राप्त डेटा होता है, जो प्राथमिक डेटा होता है उसी से जो डाटा हम प्राप्त करते हैं वही जो होता है सेकेंडरी डाटा होता है। इसके बाद क्या देखना है आपको, इसमें ये वे आंकड़े हैं जिनका संग्रह व संकलन शोधकर्ता स्वयं नहीं करता है, यानी कि स्वयं नहीं करता है, बल्कि वे आंकड़े किसी अन्य व्यक्ति, एजेंसी, संस्था उपलब्ध करवाए जाते हैं। यह डेटा पहले से ही किसी और व्यक्ति द्वारा एकत्र किया जा चुका होता है, ठीक है, किया जा चुका होता है, विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध है, ठीक है। रिपोर्ट पत्रिकाएं हो जाएंगी, डिफरेंस में भी हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे आप जान सकते हैं ये प्राथमिक स्रोत हो गया, ठीक है, ये जो है सेकेंडरी हो गया। तो इसमें आपको किस प्रकार से ध्यान रखना है, जैसे कि प्राथमिक, जैसे कि यहाँ पे जो है ये क्लास हुई, ठीक है, यानी कि ऑफलाइन क्लास कोचिंग पढ़ा रहे हैं किसी टीचर ने, ठीक है, तो आपका दोस्त है, ठीक है, आपका दोस्त जो है ये ऑफलाइन ये क्लास अटेंड करा, ठीक है, तो ये जो है प्राथमिक डेटा हो गया, ठीक है। ये दोस्त जो है क्लास में अटेंड करा, पढ़ाई लिखाई करा, अच्छे से उसको समझ में आया, ठीक है, ये प्राथमिक डेटा उसने स्रोत हो गया, प्राथमिक डेटा हो गया। इसके आप क्लास नहीं गए, ठीक है, आप क्लास नहीं गए, ठीक है, और आपने जो है अपने दोस्त से पूछा कि जो है वहाँ क्या पढ़ाया गया, कैसे पढ़ाया गया, वो हमको बताओ, वो दोस्त आपको बता रहा होता है, वो आपका सेकेंडरी डाटा हो जाता है, ठीक है। यानी कि आप क्लास ना जा करके आप दोस्त से पूछ रहे हैं और आपका दोस्त जो होता है वो क्लास अटेंड करा, वो प्राथमिक डेटा हो गया, और आपने दोस्त से जो डेटा प्राप्त करा वो सेकेंडरी डाटा हो गया। इस प्रकार से आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं डायरी पत्र, यानी कि स्रोत कहाँ से आप प्राप्त करते हैं, तो डायरी हो गया प्राथमिक, डायरी पत्र, प्रयोगशाला प्रयोगों से संबंधित नोट्स हो गया, फोटोग्राफ हो गया, ईमेल, मानचित्र हो गया, कविता हो गया, कलाकृति हो गया, कार्यालय रिकॉर्ड आदि प्राथमिक स्रोत होते हैं। लिखित स्रोत के रूप में देख सकते हैं न्यायालयों के पत्र, आत्मचरित्र वर्णन, विज्ञापन पत्र, समाचार पत्र। मौखिक स्रोत क्या होता है, भाषाएँ, कहानियाँ, उपाख्यान, लोक कथाएँ हो जाएंगे। कलात्मक स्रोत सिक्के, मूर्तियाँ, यदि सिक्के मूर्तियाँ ये दिखे तो आपको ध्यान रखना है प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत है, ठीक है। ललित कलाएँ, ऐतिहासिक चित्र, ये सारे टॉपिक जितने भी बिंदु दिए गए हैं सारे प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत आएंगे। द्वितीयक स्रोत के अंतर्गत आत्मकथाएँ, शोध प्रबंधन, पत्रिका लेख, समाचार पत्र लेख, जनरल लेख, वृत्तचित्र, वेबसाइट आदि द्वितीय स्रोत। तो ये जो है आपके पेपर में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये टॉपिक हमने आपको बता ही दिया है, और इसमें हम आपको इसी क्लास में थोड़ा हम बता देते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग के बारे में पढ़ा देते हैं, और यानी कि जिसे हम आरोही अवरोही बोलते हैं। आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है आरोही क्रम और जो है मतलब आरोही क्रम और जो है अवरोही क्रम, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, आरोही क्रम क्या होता है, ये बढ़ता क्रम होता है, अवरोही क्रम क्या होता है, ये घटता क्रम होता है। तो ये ध्यान रखना है आप सभी स्टूडेंट को। ये छोटा सा टॉपिक, सिंपल सा टॉपिक है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो आरोही क्रम क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर होता है, ठीक है, असेंडिंग क्रम यानी कि बढ़ते क्रम में, और जो है अवरोही क्रम डिसेंडिंग। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे देखना है उदाहरण के आरोही क्रम यहाँ से देख सकते हैं, उदाहरण में 1 2 3 4 यानी बढ़ता क्रम हो गया। अवरोही क्रम यहाँ से देख लेना है, ये डिसेंडिंग, ठीक है, 4 5 4 3 यानी कि घटते क्रम में हो सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं कि 4 के बाद 3 ही हो, 2 भी हो सकता है, ठीक है, 1 भी हो सकता है, इस प्रकार से। और इसमें भी आपको ध्यान रखना है अवरोही असेंडिंग में 1 के बाद ये नहीं होगा, 3 भी हो सकता है, ठीक है, 5 भी हो सकता है। कहने का मतलब है बढ़ते क्रम में, ठीक है, ध्यान रखना है आप सभी स्टूडेंट को, इतना ही समझना है आपको। और छोटी संख्याओं को बड़ी संख्या की और बढ़ते क्रम में लिखना या व्यवस्थित करना, तो ये असेंडिंग हो जाएगा, यानी कि आरोही क्रम हो जाएगा, असेंडिंग छोटी संख्या, जैसे कि यहाँ पे हमने आपको बताया है, ठीक है। छोटी संख्याओं को बड़ी संख्या की और बढ़ते क्रम में लिखना या व्यवस्थित करना हो जाएगा। इसमें संख्याएं या वस्तुएं छोटी से बड़ी की और व्यवस्थित होती हैं, जरूरी नहीं कि ये संख्या हो, वस्तुएं भी हो सकती हैं, ठीक है। अवरोही यानी कि डिसेंडिंग बड़ी संख्याओं, यानी कि बड़ी संख्या, जैसे कि यहाँ पे बड़ी संख्या होगी, ठीक है। तो बड़ी संख्याओं को छोटी संख्या की और घटते क्रम में लिखना या व्यवस्थित करना हो जाएगा। या फिर आप कह सकते हो इसमें संख्याएं या वस्तुएं बड़ी से छोटी की और व्यवस्थित करना, ठीक है। तो ये बड़ी से जो है छोटी संख्या की और व्यवस्थित करना हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से समझना है, जरूरी नहीं कि सीक्वेंस में दिया होगा, इस प्रकार से दिया होगा, जैसे कि दिया गया है 1, ठीक है, 4 भी दिया है, 2 दिया है, ठीक है, और जो है 5 दिया है। तो आपको क्या करना है, जो है घटते क्रम में लिखना है। तो आप कैसे लिखेंगे, यदि हम इन संख्याओं को आपको घटते क्रम में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे घटते क्रम में, पहले 5 लिखेंगे, ठीक है, इसके बाद 4 लिखेंगे, इसके बाद 2 लिखेंगे, इसके बाद जो है 1 लिखेंगे। तो क्या हो गया, ये हो गया अवरोही क्रम, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, ठीक है, ये डिसेंडिंग हो गया। या कोई वस्तु हो, जैसे कोई वस्तुएं हैं, ठीक है, तो जो ज़्यादा वस्तु है, ठीक है, यानी कि, ठीक है, जैसे कोई ये यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे वस्तुएं हैं तो वस्तुओं
बड़ी से छोटी की ओर जो है व्यवस्थित होगी वस्तुएं, ठीक है। ये कोई वस्तुएं रखी हुई हैं, ठीक है, ये अधिक है, ये कम है, ये अधिक है, तो इसको भी आपको इसी प्रकार से सीक्वेंस में ले जाना है, यानी घटते क्रम में ले जाना है, ठीक है। पहले बड़ी वस्तुएं होंगी, फिर उससे कम, फिर उससे कम, इस प्रकार से। तो ये आई होप आप सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। और यह प्रश्न देख सकते हैं, यहाँ पे दिया भी गया हुआ है, प्रश्न लिखा भी हुआ है 2 1 4 3 5 संख्याएं दी गई हैं, आरोही क्रम में करें। तो आपको आरोही क्रम में जो है ये संख्याओं को करना है। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 अब बढ़ते क्रम हो गया, ये घटते क्रम हो गया, ठीक है। ये भी प्रश्न आपका है 2 1 4 3 5 लिखा है, संख्याएं या डेटा सेट है, आरोही क्रम में लिखना है, घटते डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो ये देख सकते हैं इस प्रकार से घटते क्रम में। और इसमें दिया गया है बाएं दाएं, यानी संख्याएं बाएं से दाएं बढ़ते क्रम में होती हैं, और ये संख्याएं बाएं से दाएं, ये ध्यान रखना है। तो कहने का मतलब इसमें ये है जैसे कि 1 3 हो गया है, ठीक है, 5 हो गया है, या 6 हो गया। तो इस प्रकार से कर सकते हो। ये जो है इसको आपको आरोही क्रम में लिखना है, तो किस प्रकार से लिखेंगे, तो आपको ध्यान रखना है दाएं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, बाएं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, बढ़ते क्रम में, यानी कि बाएं से आप स्टार्ट करेंगे लिखना, फिर आप जो है लिखते चले जाएंगे इस प्रकार से जो दिया गया है, बाएं से दाएं की ओर 1 2 3 4 जो दिया गया है, ठीक है, देख रहे हैं आप 1 2 1 3 5 6 इस प्रकार से। इसमें क्या होता है, बाएं से दाएं की ओर घटते क्रम में लिखना है। इसके बाद आपको क्या देखना है, यहाँ पे सम संख्या दी गई है, सम और विषम संख्याएं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपका है, इवन नंबर्स, ठीक है, ऑड नंबर्स, विषम। तो ध्यान रखिएगा, सम संख्याएं वही संख्याएं हैं जो 2 से विभाजित किया जा सकता है, ठीक है, और विषम संख्याएं वही संख्याएं हैं जिन्हें 2 से विभाजित नहीं किया जा सकता। तो ये जो है 2 से विभाजित हो जाएंगी संख्याएं, ये ध्यान रखना है आपको। 2 भी विभाजित हो जाएगी, 4 6 8 और 10 12, ये सारी संख्या विभाजित हो जा रही है, तो ये सम संख्याएं हो गई, ठीक है, याद रखना है। इवन विषम संख्याएं कौन सी होती हैं, तो ये जो 2 से नहीं करती हैं, ठीक है, नहीं विभाजित होती हैं, तो 1 3 5 7 9 ये सारी संख्याएं हो जाएंगी। इसके बाद फिर से आपको देखना है, किसी सम संख्या को 2 से विभाजित करते हैं तो शेषफल 0 होगा, ठीक है। इसमें जो है 2 से आप करते हैं तो शेषफल जो है 0 होगा। इसमें जो है बताया गया है विषम में किसी विषम संख्या को 2 से विभाजित करते हैं तो शेषफल हमेशा 1 होगा। तो इसमें 2 पॉइंट्स आपको रट लेने हैं, याद कर लेना है आप सभी स्टूडेंट को। इसमें क्या आपको ध्यान रखना है कि जो संख्याएं कट जाए, यानी कि 2 से विभाजित हो जाए, ठीक है, वही सम संख्या होती हैं। और एक पॉइंट है, यानी किसी सम संख्या को 2 से विभाजित कर दिया, यानी कि आप 2 से संख्या से जो विभाजित करेंगे तो हमेशा आपका शेषफल जो है 0 ही आएगा, ठीक है। और इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया किसी विषम संख्या को 2 से जो है विभाजित करेंगे तो शेषफल जो है हमेशा 1 आएगा। तो ये दोनों संख्या आपको ध्यान रखना है, इसमें शेषफल हमेशा 1 आएगा 2 से विभाजित करेंगे, और सम संख्या में यानी इवन में इसमें जो है 0 हमेशा आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और मिलते हैं अगली क्लास में, और ऑल द बेस्ट। और आप सभी स्टूडेंट जो है अपना रिवीजन करें, रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।